नमस्कार। महके हिंदी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सोहनलाल शर्मा। हर कविता से यह एक प्रश्न ज़रूर बनता है कि इस कविता का प्रतिपाद्य क्या है, या इस कविता का प्रतिपाद्य स्पष्ट कीजिए, या इस कविता का मूल स्वर क्या है। तो इस वीडियो में प्रस्तुत है आरोह पुस्तक के काव्य खंड के सारे पाठों से इस प्रश्न का उत्तर। आगे बढ़ें उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक व शेयर भी। तो लीजिए पेश है आज का ये वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं प्रतिपाद्य पर कि प्रतिपाद्य क्या है। तो प्रतिपाद्य का अर्थ है प्रतिपादन करना या निरूपण करना, और सरल शब्दों में कहें तो किसी बात को साबित करना। कविता के अर्थ में जब ये प्रश्न पूछा जाता है तो ये बताना होता है कि कविता में कवि ने किस बात पर विशेष बल दिया है, या कविता के माध्यम से कवि क्या साबित करना चाहता है। इसे कविता का मूल स्वर या मूल संवेदना के रूप में भी जाना जाता है। अब हम प्रत्येक कविता का प्रतिपाद्य या मूल स्वर समझेंगे। तो सबसे पहले है हरिवंश राय बच्चन जी की कविता आत्मपरिचय। कविता आत्मपरिचय में कवि हरिवंश राय बच्चन ने अपने जीवन दर्शन, आत्मव्यथा और संवेदनाओं को शब्दबद्ध किया है। कविता का प्रतिपाद्य संसार से प्रेम करना, उसके हित की चिंता करना, समाज का हिस्सा बनकर भी उससे निरपेक्ष रहना, सांसारिक कठिनाइयों से जूझकर भी इस जीवन से प्यार करना, सुख दुख दोनों में मस्त रहना, किसी भी निंदा या स्तुति से, स्तुति यानी तारीफ से अप्रभावित रहकर सभी के साथ समान रूप से प्रेम का व्यवहार करना, तथा अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देना है। इसके बाद में बारी आती है हरिवंश राय बच्चन जी के एक गीत की। एक गीत, ये कविता प्रेम की महत्ता को दर्शाती है। प्रेम मानव जीवन में उमंग और उत्साह जगाता है। प्रेम के कारण ही मनुष्य को लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढलता जा रहा है, समय फिसल रहा है। इससे अपने परिजनों से मिलने की उमंग से कदमों में तेजी तथा पक्षियों के पंखों में गति आ जाती है। जीवन में प्रेम न हो तो शिथिलता और जड़ता आ जाती है। अब हम बात करें अगली कविता पतंग के प्रतिपाद्य की। पतंग कविता का प्रतिपाद्य है बच्चों की उमंगें और इच्छाएं रंग बिरंगी होती है, और वे संसार की सबसे हल्की और रंगीन चीज यानी पतंग से आसमान की ऊंचाइयों को छू लेना चाहते हैं। कपास की तरह कोमल बच्चे निडरता, रोमांच और जोश से भरे होते हैं। अब बात करें अगली कविता कविता के बहाने, जिनके कवि हैं कुंवर नारायण। इसका प्रतिपाद्य या मूल स्वर। कविता के बहाने कविता के प्रभाव और प्रसार यानी फैलाव पर प्रकाश डालती है। कवि के अनुसार कविता अपने कल्पना के पंखों पर सवार होकर चिड़िया से भी ऊंची उड़ान भरती है। कविता की महक और ताजगी फूलों से भी अधिक स्थायी तथा अनंत होती है, जो कभी मुरझाती नहीं। अनंत काल तक पाठकों को आनंदित करती है। कविता बच्चों के खेल सी यानी खेल जैसी आनंददायक और भेदभाव से रहित होती है। कविता प्रकृति और मनुष्य के सभी सरोकार यानी संबंध, उनको समेटते हुए भी उनसे अधिक व्यापक यानी विस्तृत, कल्पनामय, आनंदपूर्ण और कालजयी होती है। कालजयी यानी जिसने समय को भी अपने वश में कर लिया, समय पर भी विजय प्राप्त कर ली। यांत्रिकता और आधुनिकता भी कविता के अस्तित्व को मिटा नहीं सकते। अगला प्रतिपाद्य या मूल स्वर है कुंवर नारायण जी की दूसरी कविता
बात सीधी थी पर का। इस कविता का प्रतिपाद्य यह है कि सरल भावों तथा विचारों को व्यक्त करने के लिए सरल भाषा ही उपयुक्त होती है। लोगों की प्रशंसा पाने के लालच में तथा पांडित्य प्रदर्शन के इरादे से भाषा को जटिल बनाना ठीक नहीं है, और ऐसा करने से कथन का प्रभाव नष्ट हो जाता है तथा पाठक और श्रोता को काव्य के रस का स्वाद नहीं मिलता। वक्ता यानी जो बोल रहा है उसके द्वारा अपने कथ्य यानी बात को असरदार तरीके से यानी प्रभावी तरीके से पहुंचाने के लिए माध्यम यानी भाषा सहज और सरल रखनी चाहिए। अगला प्रतिपाद्य या मूल स्वर है रघुवीर साहू जी की कविता कैमरे में बंद अपाहिज का। इस कविता में कवि ने अपाहिजों के प्रति मीडिया की संवेदनहीनता और समाज की उदासीनता को दिखाया है। मीडिया के लोग किसी न किसी तरह से दूसरे के दुख को भी व्यापार का माध्यम बना लेते हैं। टेलीविजन पर अपाहिज लोगों के साक्षात्कार यानी इंटरव्यू सिर्फ संवेदनशीलता का दिखावा होते हैं। इन साक्षात्कारों में मीडिया कर्मी यानी मीडिया के लोग अपने आप को शक्तिशाली और अपाहिज को कमजोर बताकर उसकी पीड़ा को भुनाना चाहते हैं। इसे सामाजिक सरोकारों से जोड़कर वे अपनी क्रूरता को छिपाना चाहते हैं। अगली कविता है उषा, जिसके कवि हैं शमशेर बहादुर सिंह। इसका प्रतिपाद्य, उषा कविता में कवि ने गतिशील बिंब योजना का प्रयोग करते हुए गांव की भोर यानी सुबह का शब्द चित्र प्रस्तुत किया है। सूर्योदय से पहले आकाश में पल पल परिवर्तन हो रहा है। शंख सा नीला, राख सा स्लेटी, सिल सा केसरिया, खड़िया सा लाल होते होते सूर्योदय की स्वर्णिम किरणों से यानी सोने जैसी किरणों से ये सारा प्राकृतिक सौंदर्य मिट जाता है और उषा का जो जादू है वो टूट जाता है। उषा काल में प्रकृति में बदलाव और गांव की हलचल दोनों साथ साथ चलते हैं। अगली कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बादल राग। इसका प्रतिपाद्य या मूल स्वर, बादल राग कविता में कवि क्रांति के प्रतीक बादलों का शोषित वंचित वर्ग के हित में आह्वान करता है यानी बुलाता है। विप्लवी बादल यानी क्रांति को समेटे हुए बादल विध्वंस के बाद सृजन करेंगे। विध्वंस यानी विनाश, सृजन यानी रचना। इस कारण पूंजीपति भयभीत है और किसान मजदूर उन्हें आशा भरी दृष्टि से देखते हैं। कविता में बादलों के जरिए समाज में व्याप्त यानी फैला हुआ पीड़ा, दमन और विद्रोह की भावना को व्यक्त किया है और जिसका हल सामाजिक आर्थिक क्रांति में निहित है यानी छिपा हुआ है। बादल इस क्रांति को संभव कर सकते हैं। अगली कविता है तुलसीदास जी की कवितावली। इसका प्रतिपाद्य, कवितावली के पदों में तुलसीदास जी ने अपने युग में समाज में व्याप्त गरीबी, बेकारी और भूखमरी का चित्रण किया है। उस समय सभी श्रमजीवी यानी जो मेहनत कश लोग हैं, किसान वर्ग, बनिया, भिखारी, भाट, नौकर, नट, चोर, जादूगर अपनी भूख मिटाने के उद्देश्य से जीविकोपार्जन हेतु पढ़ते लिखते थे तथा कुशलता अर्जित करते थे। फिर भी उनका संघर्ष कम नहीं होता था। पेट की भूख मिटाने के लिए अत्याचार, अन्याय, ऊंच नीच, अनैतिक धर्म अधर्म के कार्य भी करने पड़ते तो करते थे। साथ ही सामाजिक, धार्मिक, जातिगत भेदभाव भी उस समय चरम पर था। तुलसीदास जी की अपने आराध्य प्रभु श्री राम की अनुकंपा पर पूर्ण आस्था इससे प्रकट होती है। अगला प्रतिपाद्य है फिराक गोरखपुरी जी की रुबाइयों से।
इस रचना में कवि ने वात्सल्य वर्णन किया है, जिसमें एक माँ अपने घर के आंगन में अपने चांद के टुकड़े को कभी अपने हाथों पर झूला झुलाती है तो कभी उसे प्यार से गोद में भर लेती है। कभी कभी वह माँ बच्चे को हवा में उछाल भी देती है। माँ के इस प्यार दुलार भरे खेल से बच्चा बहुत खुश होता है और खिलखिलाकर हंस देता है। बच्चे की ये खिलखिलाती हंसी पूरे वातावरण में गूंज उठती है। वहीं एक माँ दिवाली पर अपने बच्चे के घरौंदे में दिया रखकर और रक्षाबंधन पर एक बहन भाई की कलाई पर राखी बांधकर प्रसन्नता से भर जाती है। अब हम बात करें उमाशंकर जी जोशी की कविता छोटा मेरा खेत के प्रतिपाद्य की, तो छोटा मेरा खेत कविता में कवि ने एक रूपक के द्वारा बताया है कि कागज का चौकोर पन्ना, चौकोर यानी 4 कोनों वाला, कवि के लिए किसान के एक छोटे खेत के समान है, जिसमें भावनात्मक आंधी के प्रभाव से किसी भी क्षण बीज की रोपाई हो जाती है और इसमें से शब्द रूपी अंकुर निकलते हैं और फिर कल्पना के पोषक तत्वों को पाकर कविता रूपी भरी पूरी फसल जन्म लेती है। कविता की फसल का रस प्रभाव अनंत काल के लिए फलदायी होता है। अंतिम प्रतिपाद्य उमाशंकर जी जोशी की दूसरी कविता बगुलों के पंख का। बगुलों के पंख कविता एक सुंदर दृश्य कविता है। इसमें कवि आकाश में उड़ते बगुलों की पंक्ति को देखकर तरह तरह की कल्पनाएं करता है। ये बगुले कजरारे बादलों के ऊपर, कजरारे यानी काजल जैसे रंग वाले बादलों के ऊपर तैरती सांझ की सफ़ेद काया के समान लगते हैं। कवि को ये दृश्य इतना भाता है कि वह सब कुछ भूलकर इसी के सौंदर्य में अटक कर रह जाता है। वैसे वह इसकी माया से बचाने की गुहार तो लगाता है, पर वह इस सौंदर्य से बंद कर रहना चाहता है, इस सौंदर्य से मुक्त नहीं होना चाहता। ऐसे ही उपयोगी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही लाइक व शेयर करना न भूलें। बने रहिए चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।